नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये नहीं जानते कि फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स किस तरह से काम करता है तो आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट मत कीजिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप 20% या 30% वाली टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो हो सकता है कि वो फिक्स डिपॉजिट जो आपको कह रही है कि मैं आपको 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही हूं, आपको वास्तविक इंटरेस्ट रेट वहां 5% से भी कम मिल रहा हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस किस तरह से काम करता है, यानी कि टैक्स किस तरह से काम करता है और आप इस टैक्स को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। और अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो एक ऐसा काम जो आपको फाइनेंशियल ईयर के शुरू में करना ही चाहिए, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टीडीएस का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। टीडीएस का मतलब ही होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि वो वाला सोर्स जहां से आपकी इनकम आ रही है वहीं से आपका टैक्स कट जाएगा। अब टीडीएस का सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है सैलरी। जब भी किसी व्यक्ति को सैलरी दी जाती है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होने वाली है वो टैक्स को काट लिया जाता है और टैक्स काटने के बाद जो बची हुई अमाउंट है वही सैलरी के रूप में पे की जाती है। ठीक यही काम किया जाता है फिक्स डिपॉजिट में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर भी। अब इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो फिक्स डिपॉजिट में जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपए से ज्यादा होती है तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, जहां पर भी आपने अपना फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रखा है, वहां पर जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा होती है तो वो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका अपने आप ही टैक्स काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट करना शुरू कर देता है। ये टीडीएस काटा कितना जाता है? ये टीडीएस काटा जाता है जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है उसका 10%। और ये जो टीडीएस काटने वाली 40,000 वाली लिमिट है ये पर बैंक अप्लाई होती है, यानी कि एक बैंक की सारी ब्रांचेस में अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा हो रही है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस यानी कि टैक्स काट लिया जाएगा। ये उस केस में है जब आपके अकाउंट में पैन कार्ड ऑलरेडी फीडेड है और किसी वजह से आपके अकाउंट में पैन कार्ड अगर फीडेड नहीं है तो उस केस में ये टैक्स 10% नहीं काटा जाता, यहां पर यह टैक्स काटा जाता है 20%। और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड नहीं है तो ये आपका कटा हुआ जो टैक्स है ये आप बाद में रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग यहां ये है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने वाले हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा होने वाली है तो उस केस में आपको ये इंश्योर करना है कि आपके अकाउंट में पैन कार्ड फीडेड होना जरूरी है। अब नॉर्मल केसेस में हमने बात की कि 40,000 रुपए से इंटरेस्ट ज्यादा होते ही आपका टीडीएस काटना शुरू कर देता है बैंक। सीनियर सिटीजन के केस में जैसे ही आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो यहां पर उनका 10% टीडीएस काट लिया जाता है और ये 10% टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर दिया जाता है। पैन कार्ड अगर अकाउंट में नहीं है तो सेम सिचुएशन रहती है, यहां पर 10% टीडीएस आपका नहीं काटा जाता, यहां पर आपका टीडीएस काटा जाता है 20%। और चूंकि बैंक के पास आपका पैन कार्ड नहीं है तो उसको यह भी नहीं पता कि किस पैन कार्ड में इस टैक्स को जमा करवाना है, तो इस 20% टैक्स को आप बाद में रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल के माध्यम से एक और चीज समझनी जरूरी है। मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति ने 60,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम अर्न की है। अब ये जो लिमिट है सीनियर सिटीजन और नॉर्मल पर्सन दोनों के लिए 50,000 और 40,000 है, तो ये उसको एक्सीड कर रही है। तो यहां पर बैंक क्या करेगा, 10% टीडीएस काटेगा आपका, यानी कि 6,000 रुपए, और ये 6,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर देगा। और आपके अकाउंट में बचा हुआ इंटरेस्ट अमाउंट जो है, जो कि है 54,000 रुपए, वो रह जाएगा। तो यहां पर आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो आपकी 60,000 रुपए ही रहने वाली है। ये इनकम आपकी 54,000 रुपए नहीं होने वाली। इनकम आपकी 60,000 रुपए है, उस पर 10% टैक्स कटा है, तब जाकर आपको जो बचा हुआ पैसा है 54,000 वो आपको प्राप्त हुआ है। जब बाद में आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस समय आप अपनी इनकम 60,000 रुपए ही वहां पर दिखाएंगे। और इस टैक्स को डिडक्ट करने का भी तरीका थोड़ा कुछ इस तरह से रहता है। बैंक जब इंटरेस्ट इनकम आपको देता है तो आपके अकाउंट में पूरे 60,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम डाल देता है और उसके बाद 6,000 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है एज ए टीडीएस, ताकि प्रॉपर एंट्री जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये जो 40,000 रुपए नॉर्मल सिटीजन के लिए, 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए, ये जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है जिसके बाद टीडीएस बैंक काटना शुरू कर देते हैं, ये पर बैंक के लिए लागू होती है। एक बैंक की सारी ब्रांचेस में टोटल आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है 40,000 और 50,000 से नीचे रहनी चाहिए। इससे ऊपर अगर जाएगी उसी समय टीडीएस काटा जाएगा। दूसरी चीज, ये जो है पर फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है, यानी कि एक साल में जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो काउंट की जाती है। अब ये चीज हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम
कुछ ऐसे पॉइंट्स जान सके जिससे कि हम अपना टीडीएस बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा टीडीएस ना कटे। पहला पॉइंट तो यह है कि आप अपनी एफडीज को कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज कीजिए, एक बैंक की सारी ब्रांचेस में आपका जो इंटरेस्ट है वो 40,000 या 50,000 वाली लिमिट को क्रॉस नहीं करे। अगर वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी चीज, पर बैंक में अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो डीआईसीजीसी जो है इसके अंडर हर बैंक का 5 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड होता है। किसी भी कंडीशन में अगर बैंक पूरी तरह से खत्म भी हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड जरूर किया जाएगा। तीसरी चीज, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है वो की जाती है 10 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन की। तो अगर आप इससे कम की फिक्स डिपॉजिट बनाएंगे पर बैंक में तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी रिपोर्ट नहीं होने वाली। अब यहां पर एक चीज ये समझ लीजिए कि यहां पर आप किसी तरह की टैक्स चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अलग अलग बैंक से अर्न करने वाले हैं वो रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बाद में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो उस समय ये सारी इंटरेस्ट इनकम की एंट्रियां आपको वहां पर आईटीआर फाइल करते समय दिखा दी जाएंगी। दूसरी चीज, आप जब भी कोई बड़ी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस जो फंड्स है उनका सोर्स आपको पता होना चाहिए, उसका एविडेंस हमेशा आपको सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस फंड्स के सोर्सेज के बारे में पूछ सकता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग समझे तो मान लीजिए आप एक बैंक में 6 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और 6% ब्याज दर पर आपको एक साल में इंटरेस्ट इनकम मिलती है 36,000 रुपए। तो ये हमारी 40,000 वाली लिमिट से कम है, तो यहां पर ये जो बैंक है आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो आपको हर बैंक के अकॉर्डिंग अपनी फिक्स डिपॉजिट्स को कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। अब इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोविजंस रखती है जिससे कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आपका ये टीडीएस ना काटा जाए। इसके लिए आपको एक छोटा सा बेसिक सा काम करना है, वो है आपको बैंक में जमा करना है फॉर्म 15G या फिर 15H। ये फॉर्म 15G और H को समझने से पहले हम समझते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है। यहां पर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है 40,000 या 50,000 से ज्यादा तो उस केस में आप फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं ताकि बैंक आपका टीडीएस नहीं काटे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रोस इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम बात करें तो एज अगर किसी की 60 साल से कम है तो वहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक इनको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एज 60 साल से 80 साल है तो यहां पर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये है 3 लाख रुपए। 80 साल से ऊपर जैसे ही एज जाएगी तो ये जो लिमिट है यहां पर रहने वाली है 5 लाख रुपए। ये थी ओल्ड टैक्स रिजीम की बात। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी एज ग्रुप का आदमी हो वहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए रहने वाली है। तो अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आप फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म 15G जो है ये होता है कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम हो, और 15H होता है किसी सीनियर सिटीजन के लिए। तो 15G नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, 15H सीनियर सिटीजन के लिए आपको देना होता है। ये फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और एक डिक्लेरेशन आप बैंक में देते हैं कि मेरी जो इनकम है टोटल इनकम वो बेसिक लिमिट से कम है तो मेरा टीडीएस ना काटा जाए, क्योंकि मैं भविष्य में आईटीआर फाइल नहीं करने वाला हूं। अब किसी वजह से आप अपना फॉर्म 15G और H सबमिट नहीं कर पाए हैं तो उस केस में हो सकता है बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया हो उस इंटरेस्ट इनकम से ऊपर। 40,000 और 50,000 वाली इंटरेस्ट इनकम से ऊपर जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम जाएगी, या फिर अगर आपकी ओवरऑल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, 5 लाख से ज्यादा हो, तो उस केस में भी बैंक आपका टीडीएस काटेगा। तो यहां पर अगर आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल है तो उस केस में आप बाद में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे और आईटीआर फाइल करके उस कटे हुए टीडीएस को रिफंड प्राप्त कर सकते हैं जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है और जब आप आईटीआर भरते हैं, या फिर किसी और हेड में आपको टैक्स देना हो वहां पर आप इस टीडीएस को यूटिलाइज कर सकते हो उस टैक्स को राउंड ऑफ करने के लिए। अब आपने देख लिया कि किन कंडीशंस में आप फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं ताकि बैंक आपका टीडीएस नहीं काटे। अब ये जो टीडीएस है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है, इनकम जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होती है। तो परफेक्ट टाइम क्या रहेगा इन फॉर्म 15G और H को सबमिट करने के लिए? तो परफेक्ट टाइम रहने वाला है कोई भी फाइनेंशियल ईयर का जब स्टार्टिंग होती है, यानी कि अप्रैल का जो महीना होता है, आपको कोशिश करनी है कि अप्रैल के महीने में ही आप अपने फॉर्म 15G और H सबमिट कर दें ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसकी वजह से बैंक आपका टीडीएस काट ले।
और अगर किसी वजह से आप ये भूल जाते हैं कि आपको फॉर्म 15GH सबमिट करना था और वो नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली टैक्स कटने के बाद, टीडीएस कटने के बाद सिर्फ एक रास्ता बचता है कि आप बाद में अपनी ITR फाइल करेंगे, उस समय आप इस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि भविष्य में आपका दोबारा से टीडीएस नहीं कट जाए, तो उसके लिए आपको तुरंत जो है अपना फॉर्म 15GH सबमिट कर देना है। और अगर आपने अपना पैन कार्ड अकाउंट में नहीं दिया गया है तो 20% टीडीएस कटेगा और यहां पर कोई रिफंड भी आपको नहीं मिलने वाला है। और ये जो टैक्स है ये आपके पैन कार्ड पर जमा ही नहीं होगा, तो आप इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते दूसरे टैक्स के अकॉर्डिंग। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको फॉर्म 15G और H नहीं देना है अगर आपकी ग्रोस इनकम, टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इवन अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं भी बनती है तो उस केस में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म 15GH नहीं देना है। सपोज कोई इंडिविजुअल है, अब उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो है, वो तो है 2.5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए तक चूंकि हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो ये जो 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम हो जाती है तो उस केस में हमें फॉर्म 15GH सबमिट नहीं करना है। यहां पर ये जो फॉर्म 15GH आपने एक बार सबमिट कर दिया तो ये अगली जो आने वाली 31 मार्च है वहां तक ये वैलिड होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये पूरी तरह से वैलिड होता है। और बेटर यही रहेगा कि आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है यानी कि अप्रैल का महीना, उस महीने में ही इस टीडीएस को भर दें। अब फॉर्म 15GH को सबमिट करने के लिए आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं इसको। सारे बैंक जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ये सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं कि आप फॉर्म 15GH ऑनलाइन भर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच में जाकर ऑफलाइन भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई एनआरआई व्यक्ति है तो यहां पर एनआरआई को फॉर्म 15GH जो है वो सबमिट करने की सुविधा जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई है। सिर्फ इंडियन रेजिडेंट जो है वही फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा HUF की बात करें तो HUF जो है वो फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं, 15H वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस फिक्स्ड डिपॉजिट पर लगने वाले टीडीएस के बारे में। अगर आपका इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।